Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent and merciful, I welcome you all in our today's session. Today we are going to talk about strategy analysis and choice. अभी तक जो हमारे टॉपिक्स कवर हुए हैं उसमें हमने स्टार्ट में इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पर बात की। उसके बाद हमने एक्सटर्नल ऑडिट और इंटरनल ऑडिट के टॉपिक्स को कवर किया, जिसमें हमारा स्वॉट एनालिसिस वो पूरा होता है, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। स्वॉट एनालिसिस को पूरा करने के बाद फिर आपसे हमने स्ट्रेटेजिक चॉइसेस इसके ऊपर बात की, स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव्स के ऊपर बात की, ऑप्शंस के ऊपर बात की कि कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल और फंक्शनल लेवल कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज वो हो सकती हैं। अब यहां तक पहुंचकर हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, चाहे वो एक स्टार्टअप बिजनेस हो या एक रनिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, हमें उसके बारे में मिशन, विजन, वैल्यूज का पता होना चाहिए। हमें उसके बारे में स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स का पता होना चाहिए और हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स वो डिफाइन होने चाहिए। तीनों तरह के ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें स्ट्रेटेजिक, फाइनेंशियल और ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव्स शामिल हैं, और इन ऑब्जेक्टिव्स को आपने टॉप लेवल से शुरू करना है, कॉर्पोरेट लेवल से शुरू करना है, डेवलप करना। उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव्स, कॉर्पोरेट लेवल ऑब्जेक्टिव्स को मद्देनजर रखकर डिफाइन किए जाएंगे फॉर बिजनेस लेवल। जब बिजनेस लेवल के ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन हो जाएंगे तो उसके मुताबिक फिर आप फंक्शनल लेवल ऑब्जेक्टिव्स वो तय करोगे, जिसमें के मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, प्रोडक्शन, इन तमाम ऑब्जेक्टिव्स के बारे में वो बात की जाएगी। आपको तमाम नोट्स और बुक्स वो प्रोवाइड कर दी गई हैं, जो कि गूगल क्लासरूम पर भी अवेलेबल हैं और मेरी वेबसाइट पर भी अवेलेबल हैं। वहां से भी आप अपने रेफरेंसेस वो हासिल करते रहो, नोट्स को पढ़ो, ताकि कॉन्सेप्ट्स आपको ज्यादा बेहतर क्लियर हों। अब ऑब्जेक्टिव्स जो आप तय कर रहे हो, ये तमाम ऑब्जेक्टिव्स फंक्शनल लेवल पे डिफाइन किए जाएंगे, जिसमें के मार्केटिंग, फाइनेंस, प्रोडक्शन, एचआर, एमआईएस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जितने भी फंक्शनल एरियाज हैं, उन तमाम के आप इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्टिव्स वो तय करोगे। अब ये बात याद रखिएगा कि हमारा जो कोर्स वर्क है वो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज को मद्देनजर रखकर वो डिजाइन किया गया है। लेकिन अगर आप एक स्टैंड अलोन बिजनेस भी लॉन्च कर रहे हो या स्टडी कर रहे हो, एक छोटे लेवल का बिजनेस है, स्मॉल स्केल एंटरप्राइज है, तो वहां पर भी कॉन्सेप्ट्स सब यही लगेंगे, सिर्फ अल्फाज में कुछ तब्दीली आ जाएगी कि रादर देन हम कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल और फंक्शनल लेवल को सेपरेटली बयान करें, हम उनको एक ही लेवल पर डिफाइन करेंगे कि ये बिजनेस लेवल के ऑब्जेक्टिव्स हैं। या अगर उस बिजनेस के अंडर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं तो उनके ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाएंगे, और अगर फर्ज करें कि डिपार्टमेंट्स ना भी हों तो फंक्शनल एरियाज के ऊपर बेस्ड आप बात वो करोगे। अब स्ट्रेटेजी एनालिसिस एंड चॉइस के टॉपिक को शुरू करने से पहले और स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन फ्रेमवर्क्स को स्टडी करने से पहले याद रखिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि आपका मिशन, विजन, ऑब्जेक्टिव, वैल्यूज
ये डिफाइन होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स आपके स्मार्ट होने चाहिए, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स, फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स, ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव्स सेपरेटली डिफाइंड होने चाहिए, और उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए कि आप उन ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव करोगे, हाउ वुड यू अचीव दोज ऑब्जेक्टिव्स, हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास स्ट्रेटेजी चॉइसेस वो अवेलेबल हैं। आप स्ट्रेटेजी चॉइसेस हमने लास्ट टाइम तक वो कवर की, लेकिन अभी तक जो चीज हम डिस्कस नहीं कर सके वो ये है कि उन स्ट्रेटेजीज में से आखिर पिक किस स्ट्रेटेजी को करना है। सो आज का हमारा जो डिस्कशन है स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन फ्रेमवर्क का, इसमें मेन बात ये डिस्कस होगी कि गिवन ऑब्जेक्टिव्स के मुताबिक जितने भी हमारे पास स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव्स, डिफरेंट चॉइसेस अवेलेबल हैं, उनमें से फाइनल स्ट्रेटेजी हमारी कौन सी होगी, और उस फाइनल स्ट्रेटेजी तक पहुंचने के लिए हमारे पास डिफरेंट क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड्स हैं। उन मेथड्स को हम आज के डिस्कशन में कवर करेंगे, और उसमें 3 मेजर हमारे टॉपिक्स आएंगे। एक आपका स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन फ्रेमवर्क 1, 2 एंड 3, ये 3 टॉपिक्स हम मेजरली डिस्कस करेंगे। उसके अलावा कुछ हमारे पास डिसीजन एनालिसिस के कॉन्टेक्स्ट में बात की जाएगी, और आपसे मैं एक जनरल डिस्कशन भी करूंगा कि ग्रुप डिसीजन मेकिंग के क्या स्टेप्स होते हैं, और उसमें हमारे पास किस तरीके से डिसीजन मेकिंग वो की जा रही होती है। सो आज का हमारा टॉपिक मेजरली वो डिस्कस करेगा कि तमाम अल्टरनेटिव्स जब आपके पास अवेलेबल है कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल और फंक्शनल लेवल, तो उनमें से स्ट्रेटजीज को शॉर्ट लिस्ट वो हम कैसे करते हैं। So the major topics we'll be discussing in this chapter would include decision analysis, decision making without probabilities, decision analysis with Excel, decision making with probabilities. उसके बाद हम बात करेंगे expected value of perfect information के बारे में. Then we'll be talking about sequential decision tree. After that हमारी डिस्कशन चलेगी रिलेटेड टू 3-stage फ्रेमवर्क फॉर चूजिंग अमंग अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज। ये हमारे पास स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन फ्रेमवर्क 1 होगा। इसके बाद विल एक्सप्लेन हाउ टू डेवलप अ स्वॉट मैट्रिक्स, जिसको टॉस मैट्रिक्स भी कहते हैं, स्पेस मैट्रिक्स, बीसीजी मैट्रिक्स, आईई मैट्रिक्स एंड क्यूएसपीएम। हम डिफरेंट मैट्रिसेस की डिस्कशन करेंगे। फ्रेडा डेविड की किताब में हमारे पास मेजर 9 मैट्रिसेस आती हैं, जिन 9 मैट्रिसेस को यूज करके हम अपनी फाइनल स्ट्रेटेजी तक पहुंचते हैं। और उसके अलावा भी आपको मैं कुछ फर्दर बिजनेस स्ट्रेटेजीज और फर्दर बिजनेस मैट्रिसेस के बारे में भी बताऊंगा कि किस किस्म की मैट्रिसेस डेवलप की जा सकती हैं, ताकि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक्स भी आपको क्लियर हो जाए। उसके बाद हमारा 9th चैप्टर ऑब्जेक्टिव देखिए, identify important behavioral, political, ethical and social responsibility considerations in strategy analysis and choice। इसके ऊपर हम बात करेंगे। उसके बाद we'll be also talking about group decision making techniques, जिसमें के brainstorming, Delphi technique, nominal group technique, इन टेक्निक्स के ऊपर हम बात करेंगे। इस चैप्टर में हमारा 11th objective would be discuss the role of intuition in strategic analysis and choice। सिक्स सेंस, आपकी गट फीलिंग, उसका क्या ताल्लुक है आपके स्ट्रेटेजिक एनालिसिस के साथ, इसके ऊपर बात होगी। 12th ऑब्जेक्टिव जो हमारे आज के डिस्कशन का चलेगा, दैट वुड बी स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन फ्रेमवर्क 2 and 3। आपका सेकंड स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन फ्रेमवर्क विल बी डिस्कसिंग फ्रॉम द बुक ऑफ जॉनसन एंड स्कोल्स, और थर्ड स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन फ्रेमवर्क इसको हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम द बुक ऑफ थॉमसन एंड स्ट्रिकलैंड। और 13th ऑब्जेक्टिव जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे, दैट वुड बी डिस्कस द रोल ऑफ अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन चूजिंग अमंग अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज। सो ये आपका एक मेजर डिस्कशन है जो हमारे आज के इस टॉपिक चैप्टर में चलेगा। अगर हम
स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मॉडल के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो चैप्टर नंबर 1 विच वाज द इंट्रोडक्शन टू द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, उसको निकालकर अगर हम टेक्निकल ग्राउंड्स पे बात करें तो स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन, इंप्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन, ये 3 स्टेप्स हमारे पास आते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मॉडल में। स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन का जो कॉन्टेक्स्ट है उसमें हमारे पास 2 से 6 चैप्टर तक जो डिस्कशन है वो कवर होती है। यहां पर आज की डिस्कशन को मिलाकर हम स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट कर पाएंगे। उसके बाद 7वें चैप्टर में इंप्लीमेंटेशन के ऊपर बात शुरू होगी और 9वें चैप्टर में फिर हम स्ट्रेटेजी इवैल्यूएशन की डिस्कशन वो करेंगे। हमारा 10वां चैप्टर वुड बी टॉकिंग अबाउट बिजनेस एथिक्स, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इश्यूज, और 11th चैप्टर ऑफ द बुक वुड बी कंसर्न्ड विद ग्लोबल एंड इंटरनेशनल इश्यूज। राइट, तो ये आपका पूरा एक फ्रेमवर्क है जिसको हम लेकर चल रहे हैं अपनी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की डिस्कशंस में। सो आज का जो हमारा मेजर कंसर्न है वो स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन फ्रेमवर्क का लास्ट स्टेप हमारे पास आ रहा है, एंड दैट इज जनरेट, इवैल्यूएट एंड सिलेक्ट स्ट्रेटेजीज। अब हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए मुख्तलिफ स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस वो अवेलेबल हैं, और उन स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस को अगर हम एक डिस्कशन के जरिए शॉर्टलिस्ट करना चाहें, टॉप मैनेजमेंट के लोग, डायरेक्टर्स, मैनेजर्स बैठकर आपस में डिस्कशन करें और एक स्ट्रेटेजी को डेवलप कर लें, फॉर्मुलेट कर लें कि इस ऑब्जेक्टिव के लिए हमें इस स्ट्रेटेजी की जरूरत है। फॉर एग्जांपल, आपने अपनी सेल्स बढ़ानी है और सेल्स को बढ़ाने के लिए आपने इंस्टिंक्टिवली, इंट्यूटिवली सोचा कि मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी कैन बी यूज्ड। सो अब डिफरेंट लोगों की डिफरेंट राय है, सो आपस में बैठकर मिलजुल कर आपको फैसला करना है। सो अब हम देखते हैं कि ग्रुप में जब डिसीजन मेकिंग की जाती है तो उसकी टेक्निक्स क्या यूज होती हैं। ये जनरल टेक्निक्स हैं। इसके बाद फिर हम स्पेसिफिक जो स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन फ्रेमवर्क हैं उसके ऊपर बात करेंगे, जिसमें कि फैक्ट्स एंड फिगर्स पर, डाटा एनालिसिस पर, न्यूमेरिकल डिटेल्स पर बेस्ड हम अपनी डिसीजन मेकिंग बनाते हैं। So the first method we are just looking at in group decision making is talking about brainstorming. अब brainstorming क्या है? Brainstorming is a group decision making process carefully designed to engage all group members to contribute as many viable decision alternatives as they can think of. ठीक है, जितने भी फैसले आपके जहन में आ रहे हैं, जितने भी alternatives आपके पास हैं, आप उनको बैठकर बहस कर लें और एक को फाइनलाइज कर लें। अब ब्रेनस्टॉर्मिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? इसमें नेगेटिव फीडबैक इज फॉरबिडन और फ्रीली एंड वाइडली डिस्कशंस जो हैं वो कंडक्ट की जाती हैं। इसका मेन पर्पस क्या होता है? मेन पर्पस है बेटा इसका डिस्कसिंग मेनी आइडियाज, और उसमें अक्सर औकात क्वालिटी पे कंप्रोमाइज वो हो जाता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक का मेरिट है कि encouraging the expression of as many useful ideas as possible, कि जिसके जहन में जो भी बात है वो खुल के डिस्कस कर लें। और इसका डीमेरिट है wasting the group's time on ideas that are wildly impractical, और अक्सर औकात बहस ऐसी बातों के ऊपर शुरू हो जाती है जिन बातों का कोई फायदा वो नहीं है। So that would be the demerit. The second technique we are going to talk about is nominal group technique on the right side of my slide. अब nominal group technique में हम देखते हैं कि nominal group technique की definition क्या है? That is a group process involving problem identification, solution generation and decision making. इसमें थोड़ी सी technicalities involve हो जाती हैं। इसकी characteristics देखिए। Each member of the group gives their view of the solution. हर बंदा अपनी राय देता है। Duplicate solutions are eliminated from the list of all solutions. और अगर कोई बात रिपीट हो रही है तो उसको हम इग्नोर कर देते हैं। And the members proceed to rank the solutions. और उसके बाद एक हायरार्की ऑफ प्रायोरिटी तय कर ली जाती है। वेटेड स्कोर कैलकुलेट की जा सकती है कि हर मेंबर ने जो अपनी राय दी है जो दूसरों से मुख्तलिफ है उसमें
हम उसकी रैंकिंग कर लेते हैं, वेटेज स्कोर कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसकी राय कितनी इंपॉर्टेंट है. So the main purpose behind nominal group technique is ranking ideas. जिस तरह हमने brainstorming में कहा था discussing many ideas, तो nominal group technique में main purpose है ranking ideas. इसका main merit देखिए, with its secret ballot offers a structure in which individuals support or reject an idea without fear of recrimination. ठीक है, इसमें हर कोई अपने हिसाब से अपने मुताबिक राय देता है. वेटेड स्कोर कैलकुलेट की जाती है, जैसे मैं बार बार अर्ज कर रहा हूं, और उसमें हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि कौन सा ऑल्टरनेटिव हमारे लिए ज्यादा फिजिबल है. इसका डीमेरिट देखिए, देयर इज नो वे ऑफ नोइंग व्हाई इंडिविजुअल्स वोटेड द वे दे डिड. और यही मेन डीमेरिट जो है, इसके बैकएंड के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन और भी है, व्हिच इज नोन एज ग्रुप थिंक. इसमें कई हवालों से नॉमिनल ग्रुप टेक्निक में लेग पुलिंग, बैक बाइटिंग, पॉलिटिकल लॉबिंग, पॉलिटिकल प्रेशर्स वो भी क्रिएट हो सकते हैं. सो देयर आर कपल ऑफ डीमेरिट्स एसोसिएटेड विद नॉमिनल ग्रुप टेक्निक, लेकिन इनमें प्रीडोमिनेंट जो डीमेरिट है, दैट इज द फिनोमेना नोन एज ग्रुप थिंक, जिसमें के कोई पार्टिसिपेंट अपनी राय देने की बजाय किसी दूसरे की राय को अपनी राय के साथ एसोसिएट कर देता है. उसकी मेन वजह यह होती है कि वो अपने आप को क्रिटिसिज्म से बचाना चाह रहा होता है. अब इस ग्रुप थिंक के प्रोसेस को एलिमिनेट करने के लिए, लॉबिंग इशू को एलिमिनेट करने के लिए हमारे पास थर्ड टेक्निक आती है, विच इज डेल्फी टेक्निक. द वर्ड डेल्फी इज ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक माइथोलॉजी, जो कि ग्रीक मैथोलॉजी के मुताबिक एक जगह का नाम था जहां पर उनका ग्रीक गॉड अपोलो वो रहा करता था. सो डेल्फी टेक्निक is a structured communication technique or method originally developed as a systematic interactive forecasting method which relies on a panel of experts. इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए. सर्कुलेटिंग क्वेश्चनर इसमें हम करते हैं बेस्ड अपॉन के हमारे पास जो एक ऑप्शंस अवेलेबल हैं, सेट ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उनके मुताबिक हम एक क्वेश्चनर बना लेते हैं. सेकेंड पॉइंट देखिए, शेयरिंग द क्वेश्चनर रिजल्ट्स, एक दूसरे से हम उसके ऊपर फीडबैक लेते हैं. कंटिन्यूइंग टू रिसर्कुलेट एंड रिफाइन इंडिविजुअल रिस्पॉन्सेज, तो एक दूसरे के जो रिमार्क्स हमारे पास आते हैं उस क्वेश्चन पर बेस्ड, उन रिजल्ट्स के ऊपर बेस्ड, उनको हम शफल करते रहते हैं मेंबर्स के दरमियान. नंबर नेक्स्ट इज नॉट हैव ग्रुप मेंबर्स मीट फेस टू फेस. इसमें फेस टू फेस कन्फ्रंटेशन नहीं होती, बिकॉज हमने जो नॉमिनल ग्रुप टेक्निक में प्रॉब्लम देखी थी ग्रुप थिंक की, उसको हम एलिमिनेट करना चाहते हैं डेल्फी टेक्निक में. देयरफॉर फेस टू फेस कन्फ्रंटेशन को अवॉइड किया जाता है. एंड इवन ये भी एलेबोरेट, डिफाइन या डिस्कस या शेयर नहीं किया जाता कि कौन कौन से मेंबर्स को हम इस डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व कर रहे हैं. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज अमंग मोर स्किल्ड पर्संस और एक्सपर्ट्स इसमें इन्वॉल्व किए जाएंगे. इसमें जो मेन पर्पस होता है डेल्फी टेक्निक को लॉन्च करने का, दैट वुड बी इंटीग्रेटिंग ईच आइडिया. ठीक है, अब हमने कहा कि ब्रेनस्टॉर्मिंग में मेन पर्पस था डिस्कसिंग आइडियाज, नॉमिनल ग्रुप टेक्निक में मेन पर्पस है रैंकिंग आइडियाज, और डेल्फी टेक्निक में मेन पर्पस हमारे पास है इंटीग्रेटिंग ईच आइडिया. इसका मेन मेरिट देखिए कि आइडियाज कैन बी गैदर्ड फ्रॉम ग्रुप मेंबर्स हु आर टू जियोग्राफिकली सेपरेटेड और बिजी टू मीट फेस टू फेस. एंड अलॉन्ग विद दैट एक और जो इसमें मेरिट ऐड कर रहे हैं कि नॉमिनल ग्रुप टेक्निक के भी जो ड्रॉबैक्स हैं उनको भी एलिमिनेट करने के लिए डेल्फी टेक्निक यूज की जा सकती है. इसका डीमेरिट देखिए, मेंबर्स आर अनएबल टू आस्क क्वेश्चंस टू वन अनदर. क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते हैं बिकॉज उनका फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होता है. और एक और इसका डीमेरिट ये है कि इसमें टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम वो हो जाता है, बिकॉज आप एक दफा क्वेश्चनर सर्कुलेट करोगे, उसके रिजल्ट्स को फिर शफल करके सर्कुलेट करोगे, फिर उसके क्रिटिसिज्म्स को सर्कुलेट करोगे, तो दैट वुड टेक अ लॉट ऑफ टाइम. और उस टाइम फैक्टर को फिर कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए हम लोग अक्सर औकात कोशिश करते हैं कि टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व कर लें, जिसकी मदद से जो टाइम ऑफ डिस्कशन है इन डेल्फी टेक्निक
वो कम हो सके। सो ये तो हमारे पास 3 बेसिक लेवल डिस्कशंस हैं कि ग्रुप डिसीजन मेकिंग कैसे की जाती है। अब इन ग्रुप डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स में भी हमारे जो स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन फ्रेमवर्क्स के आउटकम्स हैं उनको भी डिस्कशन में लाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने एनालिसिस पूरा कर लिया, जो हम स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन फ्रेमवर्क में भी सीखेंगे। पूरा एनालिसिस करने के बाद उस एनालिसिस के सारे जो आउटकम्स हैं, उन आउटकम्स को आप अपने मेंबर्स के साथ डिस्कस कर रहे हो और फिर फाइनल किसी स्ट्रेटेजी पर पहुंचने की कोशिश वो की जा रही है। तो दैट इज द कॉन्टेक्स्ट के हम ग्रुप डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स को स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एंड चॉइस में क्यों गो थ्रू कर रहे हैं। अब जाहिर है कि ग्रुप डिसीजन मेकिंग में जो हमारे पास डिसीजन मेकिंग के मेन स्टेप्स हैं, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, डेवलप द डिसीजन क्राइटेरिया, सेलेक्ट द कलेक्ट द अल्टरनेटिव्स, उन अल्टरनेटिव्स में से बेस्ट अल्टरनेटिव को पिक करें, उसको इंप्लीमेंट करें। तो जो ग्रुप डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस एंड स्टेप्स हैं वही हमारे स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन की फाइनल स्ट्रेटेजी की सिलेक्शन के लिए भी यूज वो हो रहे हैं, जिसमें हमारे पास डिफरेंट स्ट्रेटेजिक चॉइसेस एंड ऑप्शंस होंगी, अल्टरनेटिव्स होंगे, और उनमें से हम बेस्ट अल्टरनेटिव को पिक वो करेंगे। अब सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज इस सारी डिस्कशन में याद रखिएगा कि गुड स्ट्रेटेजिक डिसीजन वो सिर्फ आपके एनालिसिस पे डिपेंड नहीं करता, बिकॉज एक बड़ी फेमस कोटेशन है कि नंबर्स कैन नॉट टेल द होल ट्रुथ। ठीक है, आपके पास जो न्यूमेरिकल वैल्यूज आएंगी, अभी डिफरेंट हम कैलकुलेशंस करेंगे, उन कैलकुलेशंस के एंड पर जो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज आएंगी, तो आप हर अपनी जिंदगी का फैसला सिर्फ उन नंबर्स और उन कैलकुलेशंस और उन फॉर्मूलाज पर बेस नहीं कर सकते। बहुत सारे अनफोर्सीन फैक्टर्स भी होते हैं, बहुत सारा अनसर्टेनिटी और रिस्क का इन्वॉल्वमेंट भी होता है, बहुत सारी चीजें हमारी कैलकुलेशंस में शामिल नहीं हो पाती, लेकिन वो एग्जिस्ट कर रही होती हैं, इफेक्ट कर रही होती हैं, इंपैक्ट कर रही होती हैं। सो याद रखिएगा कि तमाम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के ऑथर्स, कंसल्टेंट्स इस बात से एग्री करते हैं कि एनालिसिस सिर्फ आपको एक हद तक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है, और जहां पर एनालिटिकल कंसिडरेशंस मांद पड़ जाती हैं, वहां से फिर इंट्यूशन, आपका जो सिक्स सेंस है, आपकी जो गट फीलिंग है, जो इल्हाम है आपका, वो शुरू होता है। अब ये बात याद रखिएगा कि एनालिसिस और इंट्यूशन कितने परसेंट यूज होगी डिसीजन मेकिंग के अंदर, ये बात सोलली डिपेंड करती है कि आप जिस जगह पर ऑपरेट कर रहे हो वहां पर एनवायरमेंटल अनसर्टेनिटी और एनवायरमेंटल कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। याद रखिएगा, जितनी एनवायरमेंटल अनसर्टेनिटी और एनवायरमेंटल कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होगी, उतना आपका एनालिसिस वीक हो जाएगा और आपको इंट्यूशन पर ज्यादा रिलाई करना पड़ेगा। और जितनी आपकी एनवायरमेंटल अनसर्टेनिटी और एनवायरमेंटल कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी, उतना आपको एनालिटिकल जो फ्रेमवर्क जवाब देंगे वो ज्यादा ऑथेंटिक होंगे और उतनी कम इंट्यूशन आपको यूज करनी होगी। सो ये सब्जेक्टिव मैटर होगा कि आप एनवायरमेंटल अनसर्टेनिटी और एनवायरमेंटल कॉम्प्लेक्सिटी वो कितनी कैलकुलेट कर पाते हो अपनी एनवायरमेंट से रिलेटेड जहां पर आप ऑपरेट कर रहे हो। सो द बेसिस फॉर गुड स्ट्रेटेजिक डिसीजन इज ऑलवेज इंट्यूशन प्लस एनालिसिस, एंड दैट वुड लीड टू इफेक्टिव स्ट्रेटेजिक डिसीजन। देयरफॉर याद रखिएगा कि आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन कितनी ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना अवेलेबल हो, कभी भी अपनी गट फीलिंग, अपनी सिक्स सेंस, अपनी इंट्यूशन, उसको अंडर एस्टिमेट वो मत कीजिएगा। अब अगर हम इंट्यूशन एंड एनालिसिस को इंटीग्रेट करें, तो योर ऑथर सेज कि इंट्यूशन इज बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंसेस, आपका माजी, जजमेंट एंड फीलिंग्स। और यही वजह है कि हम जिस गोल्डन ट्रायंगल में ऑपरेट कर रहे हैं, या मजमूई तौर पर अगर आप पाकिस्तान की एनवायरनमेंट भी देखो, तो यहां पर बेशुमार ऐसे लोग हैं जो करोड़ों और अरबों का कारोबार वो कर रहे हैं, लेकिन शायद उन्होंने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की शक्ल कभी नहीं देखी, शायद वो पढ़े लिखे नहीं हैं। तो अब वो कारोबार फिर इतना बड़ा कैसे कर रहे हैं? उसकी मेन वजह यह है कि उनके पास बहुत सारा इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस वो होता है।
एक बात याद रखिएगा कि इंसान का जितना भी नॉलेज है वो 3 E's पे डिपेंड करता है. Those 3 E's are number 1 experience, number 2 exposure and number 3 education. और ये बात भी याद रखिएगा कि ये तीनों E's एक्सपीरियंस, एक्सपोजर और एजुकेशन ये एक दूसरे के नेमुल बदल नहीं है, एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट कभी नहीं हो सकते. Experience can never substitute exposure, exposure can never substitute education, and education can never substitute either experience or exposure or any other thing. Therefore, इन तीनों की इंपॉर्टेंस अपनी अपनी जगह वो लाजमो मलजूम है. That is the reason कि बहुत से लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं, they have got a very strong intuition, they have got a very strong past experience learning कर्व, लेकिन वो हर फैसला उसके ऊपर शायद ना भी कर पाएंगे और उनको एक लेवल पर पहुंचकर पढ़े लिखों को भी हायर करना पड़ेगा, बिकॉज उनके पास जिस चीज की कमी होगी दैट वुड बी द एजुकेशन. सो दैट इज द आर्ग्यूमेंट जो सपोर्ट करता है हमारे इंट्यूशन के पार्ट को. और जो एनालिसिस है, नो डाउट एनालिसिस करने के लिए आपको बहुत सारा क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा इकट्ठा करना पड़ेगा. आपको चीजों को एनालाइज करने के लिए उसकी टेक्निक्स, फॉर्मूलाज और फ्रेमवर्क समझने पड़ेंगे. सो दैट इज द सेकंड पार्ट जिसके ऊपर हम एम्फोसिस वो कर रहे हैं. सो अब करना यह है कि आपने इंट्यूशन और एनालिसिस इन दोनों चीजों को आपस में इंटीग्रेट करना है. और जैसा आपके स्लाइड पर दर्ज है कि इंट्यूशन इज बेस्ड ऑन योर पास्ट एक्सपीरियंस, योर जजमेंट एंड ऑब्वियसली योर फीलिंग्स व्हिच आर योर affect part of attitude as well, which is based upon your beliefs, which is based upon your instincts, which is based upon your intuitional aspects. ठीक है. अब ये तीनों चीजें are useful for decision making. जैसा कि आपको मैं पहले अर्ज कर रहा था कि जब conditions of great uncertainty हो और condition with little precedent हो. रियल प्रेसिडेंट का मतलब यह है कि हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है कि माजी में इस किस्म के सूरत हाल के अंदर वो क्या किया गया था. तो आपके पास अगर प्रेसिडेंट ना हो, अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा हो, एनवायरमेंटल कॉम्प्लेक्सिटी उस प्रेसिडेंट ना होने की वजह से बढ़ जाए, तो फिर इंट्यूशन इज यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग. अब इंट्यूशन एंड जजमेंट याद रखिएगा कि मैनेजमेंट के तमाम लेवल्स पर वो यूज होती है और एनालिसिस भी आपका काफी हद तक इंट्यूशन के साथ एसोसिएटेड वो होता है. और जैसा आपको मैं बता रहा हूं कि एनालिसिस करने के लिए जो आपको नॉलेज भी दरकार है, वो नॉलेज भी 3 E's पर डिपेंड करता है: एजुकेशन, एक्सपीरियंस और एक्सपोजर. सो एक्सपीरियंस और एक्सपोजर टेक्निकली वो ज्यादा डेवलप करता है आपके इंट्यूशनल एस्पेक्ट को, और एजुकेशन ये ज्यादा इंपैक्ट और इफेक्ट करता है आपके एनालिटिकल कैपेबिलिटी को. सो आपके जो एनालिसिस हैं वो भी इफेक्ट कर रहे होंगे, वो भी इफेक्ट हो रहे होंगे थ्रू योर इंट्यूशन. सो एनालिटिकल थिंकिंग एंड इंट्यूटिव थिंकिंग, इसके अगर हम इस सारी डिस्कशन को कंक्लूड करें तो याद रखिएगा कि these two complement each other. It's a beautiful expression कि एनालिसिस और इंट्यूशन ये दोनों चीजें एक दूसरे को कंप्लीमेंट करती हैं. एनालिसिस से आपकी इंट्यूशन रिफाइन होती है और इंट्यूशन से आप ज्यादा बेहतर एनालिसिस वो कर पाते हो, प्रोवाइडेड कि वो इंट्यूशन सिर्फ आपका जज्बाती रिएक्शन ना हो. इंट्यूशन शुड बी बेस्ड अपॉन, जैसा भी आपको मैंने पहले बताया, आपका पास्ट एक्सपीरियंस, आपकी जजमेंट, आपका ओवरऑल लर्निंग एक्सपीरियंस, आपका जो एक्सपोजर है, और ऑब्वियसली आपकी फीलिंग्स. इवन इस्लाम के अंदर भी आपने एक एक्सप्रेशन सुना होगा, इस्तिखारा, ठीक है, जिसमें आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला से वो मदद तलब करते हो कि आपको गाइड करें कि कौन सा फैसला आपके लिए वो बेहतर है. तो वो भी आपका इंट्यूशनल एस्पेक्ट है. ठीक है, लिहाजा मैं बार बार इस बात पर एम्फसाइज कर रहा हूं कि इंट्यूशन के फैक्टर को कभी भी अंडर एस्टिमेट हम नहीं कर सकते. इंट्यूशन इज ऑलवेज देयर, लेकिन
एक लेवल पर पहुंचकर आपको एनालिसिस की जरूरत भी वो पड़ सकती है कि आप चीजों को आपस में कंपेयर कर सको, इवैल्यूएट कर सको, कैलकुलेट कर सको। ओके, तो अब इस सारी बात को अगर हम एक नटशेल में बंद करें तो जो कंक्लूजन हमारे पास आता है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि एनालिटिकल थिंकिंग एंड इंट्यूटिव थिंकिंग दे बोथ कंप्लीमेंट ईच अदर। ठीक है, और इसकी जो फर्दर डिस्कशन के एनवायरमेंटल कॉम्प्लेक्सिटी, एनवायरमेंटल अनसर्टेनिटी, इसके एस्पेक्ट्स को भी हमने वो देखा है। सो इस वक्त चूंकि हम एजुकेशन मोड में हैं, तो हमारे इस चैप्टर कंटेंट के अंदर जो स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन, एनालिटिकल फ्रेमवर्क्स हैं, इसके ऊपर बात होगी और हम चीजों को एजुकेशनिस्ट होने के नाते, एजुकेटेड होने के नाते वो कैलकुलेट करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, कंपेयर करेंगे, ताकि हम किसी हतमी फैसले पर वो पहुंच सकें। यहां पर हमारी फर्स्ट मीटिंग का टाइम वो खत्म हो रहा है। सेकंड जूम मीटिंग में तशरीफ लाइए और वहां से हम अपने एनालिटिकल फ्रेमवर्क्स के ऊपर डिस्कशन आगे फर्दर वो शुरू करते हैं।